जब भी भारतीय संविधान को बनाने वालों की बात होती है तो हमारे दिमाग में कुछ गिने चुने नाम ही आते हैं, है ना? लेकिन आज हम कहानी को थोड़ा अलग नजरिए से देखेंगे। हम उन 15 नायिकाओं की बात करेंगे जिनके बिना हमारा लोकतंत्र शायद वैसा होता ही नहीं जैसा आज है। तो चलिए इस अनकही कहानी पर से पर्दा उठाते हैं। हम भारत के लोग। संविधान की प्रस्तावना में लिखे ये शब्द महज शब्द नहीं हैं, ये वो बुनियाद हैं जिस पर हमारा पूरा लोकतंत्र खड़ा है। ये एक ऐलान है कि अब असली ताकत किसी राजा या किसी बाहरी हुकूमत के पास नहीं, बल्कि सीधे भारत की जनता के हाथों में है। लेकिन कभी सोचा है कि ये दमदार लाइन, ये विचार किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया था? इसका जवाब एक ऐसे नाम में छिपा है जिसे अक्सर इतिहास की किताबों में वो जगह नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। ये नाम था पूर्णिमा बनर्जी का, एक ऐसी निडर स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने की वजह से जेल तक जाना पड़ा। और देखिए, यही वो पहली कड़ी हैं जो हमें आज के विश्लेषण के दिल तक ले जाती हैं। संविधान की वो महिला शिल्पकार जिन्होंने इतिहास गढ़ा। देखिए, इन महिलाओं के लिए संविधान की लड़ाई किसी बंद कमरे की बहस से शुरू नहीं हुई थी। नहीं, इसकी नींव तो सड़कों पर आजादी के संघर्ष के दौरान ही रख दी गई थी। उनका जो राजनीतिक जज्बा था वो स्वतंत्रता संग्राम की आग में तपकर तैयार हुआ था। सुचेता कृपलानी को ही ले लीजिए, वो अपने आप में एक जबरदस्त ताकत थीं। 1940 में उन्होंने अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की स्थापना की, भारत छोड़ो आंदोलन के लिए जेल भी गईं, और जब देश का बंटवारा हुआ तो उस त्रासदी के बीच शरणार्थियों के पुनर्वास का भारी जिम्मा भी उठाया। जरा उस पल की कल्पना कीजिए, आज़ादी मिलने वाली है, रात का समय है, और जवाहरलाल नेहरू के उस मशहूर ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण से ठीक पहले पूरे संसद में वंदे मातरम का स्वर गूंजता है। वो आवाज किसकी थी? वो सुचेता कृपलानी की ही आवाज थी। ये एक छोटा सा किस्सा बताता है कि उस ऐतिहासिक पल में उनका कद कितना बड़ा था। अब बात करते हैं एक और महान शख्सियत की, सरोजनी नायडू की, जिन्हें हम सब भारत कोकिला के नाम से जानते हैं। वो सिर्फ एक महान कवयित्री नहीं थीं, बल्कि आज़ादी के आंदोलन की सबसे बुलंद आवाज़ों में से एक थीं, और हाँ, महात्मा गांधी की बेहद करीबी सहयोगी भी। जरा उनके सफर पर एक नजर डालिए। 1925 में कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनना, फिर नमक सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना, और जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तो आंदोलन की कमान खुद संभाल लेना। ये सब दिखाता है कि वो हर मुश्किल घड़ी में नेतृत्व के लिए हमेशा तैयार रहती थी। महात्मा गांधी ने मालती चौधरी को एक नाम दिया था, तूफानी, और ये नाम उन्हें यूं ही नहीं मिला था। सामाजिक न्याय और आज़ादी के लिए उनका जो जोश और जुनून था वो सच में किसी तूफान से कम नहीं था। वो बदलाव का एक जीता जागता तूफान थी। तो गलियों के संघर्ष से निकलकर अब हम पहुंचते हैं संविधान सभा के अंदर। यहां लड़ाई का तरीका अलग था। यहां विरोध प्रदर्शन नहीं थे, बल्कि यहां लड़ाई लड़ी जा रही थी शक्तिशाली तर्कों, तीखी बहसों और जरूरी संशोधनों के जरिए। हंसा मेहता का योगदान तो सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा, वो पूरी दुनिया तक पहुंचा। जब संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकारों का घोषणा पत्र तैयार हो रहा था तो उसकी एक लाइन थी, ऑल मैन आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल, यानी सभी पुरुष स्वतंत्र और समान पैदा होते हैं। हंसा मेहता ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने तर्क दिया कि मैन की जगह ह्यूमन बीइंग्स होना चाहिए। और जानते हैं क्या, उनकी वजह से यह बदलाव किया गया। ये सिर्फ एक शब्द का फेर नहीं था, ये दुनिया भर में लैंगिक समानता की नींव रखने वाला एक ऐतिहासिक कदम था। अब मिलिए बेगम एजाज रसूल से। वो संविधान सभा में अकेली मुस्लिम महिला थीं। जरा सोचिए, उस दौर में उनकी मौजूदगी और उनकी आवाज कितनी ज्यादा जरूरी और साहसी रही होगी। उन्होंने एक ऐसे भारत की वकालत की जो धर्म के नाम पर बटा हुआ ना हो। उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग चुनावी सिस्टम का जोरदार विरोध किया। उनका मानना था कि असली सुरक्षा अलग थलग रहने में नहीं, बल्कि सबके साथ मिलकर बराबर के अधिकार हासिल करने में है। वो बंटवारे की राजनीति के सामने एकता की एक मजबूत दीवार बनकर खड़ी हो गईं। और फिर थी दुर्गाबाई देशमुख, जिनकी एक आवाज ने, एक सवाल ने पूरे सदन को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने पूछा, जब हमारा संविधान जंगली जानवरों और पक्षियों की सुरक्षा के बारे में सोच सकता है, तो वो अनाथ बच्चों को शोषण से बचाने के बारे में क्यों नहीं सोच सकता? ये सवाल उनकी उस गहरी चिंता को दिखाता है जो समाज के सबसे कमजोर बच्चों के लिए थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन महिलाओं का काम 1950 में संविधान बनने के साथ खत्म नहीं हुआ। असल में वहां से तो एक नई शुरुआत हुई। इसके बाद उन्होंने उस नए आधुनिक भारत की संस्थाओं को बनाने का काम किया जिसका सपना उन्होंने संविधान में लिखा था। राजकुमारी अमृत कौर की यात्रा को ही देखिए।
कितनी अविश्वसनीय है। कपूरथला के एक शाही परिवार में पैदा हुई, लेकिन उन्होंने वो सारी शानो शौकत और ऐशो आराम की जिंदगी छोड़ दी। क्यों? ताकि वो 17 साल तक महात्मा गांधी की सचिव के तौर पर काम कर सकें, और फिर बनी आजाद भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री। वाकई क्या सफर था, एक राजकुमारी से एक राष्ट्र निर्माता तक का। और बतौर स्वास्थ्य मंत्री उनकी विरासत आज भी हमारे सामने जिंदा है। आज देश का जो सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित अस्पताल है, एम्स, वो उन्हीं की देन है। इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर से लेकर नर्सिंग कॉलेज तक उन्होंने ऐसी संस्थाओं की नींव रखी जिन्होंने भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। अच्छा, अब कहानी का रुख करते हैं दुनिया के मंच की ओर। विजय लक्ष्मी पंडित, जो जवाहरलाल नेहरू की बहन थीं, एक बेमिसाल राजनयिक थीं। 1953 में तो उन्होंने इतिहास ही रच दिया। वो संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष चुनी जाने वाली दुनिया की पहली महिला बनी। सोचिए जरा, एक नया आजाद हुआ देश और उसकी एक महिला प्रतिनिधि दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत की अध्यक्षता कर रही है। ये कितनी बड़ी बात थी। उनके राजनयिक करियर पर नजर डालिए। रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में उन्होंने नए भारत का परचम लहराया। वो सिर्फ एक राजदूत नहीं थीं, बल्कि दुनिया के मंच पर नए, आत्मविश्वास से भरे भारत की बुलंद आवाज थीं। इसी कड़ी में एक और नाम आता है, रेणुका रेखा। उन्होंने महिलाओं के संपत्ति के अधिकारों के लिए जोरदार आवाज उठाई। साथ ही उन्होंने एक ऐसी कमेटी का नेतृत्व किया जिसने पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए एक अलग विभाग बनाने की सिफारिश की। उनका फोकस हमेशा जमीनी स्तर पर व्यवस्था में सुधार लाने पर था। तो इन सभी कहानियों का सार क्या है? इन सब बातों का मतलब क्या है? इन महिलाओं ने प्रतिनिधित्व के लिए जो लड़ाई लड़ी, उसी ने हमारे लोकतंत्र की नींव रखी। लेकिन आज के दौर में हमारे लिए उनकी इस विरासत के क्या मायने हैं? एक बात याद रखिए, संविधान सभा के 299 सदस्यों में सिर्फ 15 महिलाएं थीं। बस 15। संख्या में देखें तो बहुत कम, लेकिन उनका प्रभाव, उनका असर असीम था। और यही इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। ये बात बिल्कुल साफ है कि उनके योगदान के बिना हमारा संविधान शायद इतना समावेशी, इतना इंक्लूसिव नहीं होता जितना कि आज है। उन्होंने ये पक्का किया कि समानता सिर्फ एक किताबी शब्द बनकर न रह जाए, बल्कि एक जीती जागती हकीकत बने। तो आज हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। क्या आज की राजनीति में महिलाओं की जो भागीदारी है, वो इन 15 असाधारण नायिकाओं की विरासत को सच में सम्मान देती है? इस पर सोचिएगा जरूर।